हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 9 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी टाइम तो कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है और साथ ही अपना सिलेबस रिवाइज करते चलना है। तो आज हम अपने PYQ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी पिछली 2 क्लासेस में हमने कुछ PYQ क्वेश्चन देखे थे, जो कि सारे टेट एग्ज़ाम यानी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न थे। तो आज उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अलग किए गए दो समान आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जहाँ पे h हो जाएगी हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगी, g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और m हो जाएगा मास या फिर द्रव्यमान। तो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं स्थितिज ऊर्जा की एग्जाम्पल, जैसे घड़ी में चाबी भरना, घड़ी में दूसरा हो जाएगा बांध बनाकर पानी को रोकना, तीसरा है धनुष को खींचना, ये सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हो गए। दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के गति में परिवर्तन के कारण, गति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाता है 1/2 mv²। v हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी, m मास हो जाएगा, और 1/2। गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के? पवन चक्की से बिजली बनाना, पानी से बिजली बनाना, ये सारे गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत आवेश के गुण हैं? प्रभार का जोड़, एडिशन ऑफ चार्ज, प्रभार संरक्षित यानी चार्ज इज कंजर्व्ड, आवेश का परिमाणीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, या फिर दिए गए सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सभी, यानी प्रभार का जोड़,
प्रभार को संरक्षित रखना और आवेश का परिमाणीकरण, ये सारे विद्युत आवेश के गुण कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग किया जाता है? गैर प्रतिरोधी चुंबक, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक या फिर अतिचालक चुंबक? आंसर क्या हो जाएगा? अतिचालक चुंबक। जो एमआरआई मशीन है उसमें अतिचालक चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। अभी अतिचालक चुंबक क्या होता है? तो ये जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है यह सुपर कंडक्टिंग वायर के बने होते हैं। सुपर कंडक्टिंग वायर के बने होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो ये बहुत अधिक धारा घनत्व को बहुत कम प्रतिरोध के साथ उसको मतलब प्रवाहित करते हैं। अगर बहुत अधिक धारा घनत्व है, ये बहुत अधिक धारा घनत्व को कम प्रतिरोध के साथ प्रवाहित करते हैं। ये हो गया अस्थायी अतिचालक चुंबक। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गोल्ड का, सिल्वर का, मर्क्यूरी का या फिर कॉपर का? आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री सेल्सियस? आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है और 100 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला प्रश्न है, कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण का सिद्धांत कैसा था? जो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण दिया था उनका सिद्धांत कैसा था? प्राकृतिक था, कृत्रिम था, बाइनोमियल था या फिर सभी था? आंसर क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। इन्होंने द्विपद वर्गीकरण दिया था, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जंतु जगत को इन्होंने 2 भाग में बांटा था। एक बांटा है प्रोटोजोआ, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, इसको आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया है मैंने। और दूसरा इन्होंने बांटा था मेटाजोआ में। मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ इनमें जो जीव आते हैं उनमें जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोआ में जो भी जीव आते हैं उनमें जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। और मेटाजोआ में जिन जीवों को रखा गया है उनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। स्तर का संगठन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? अजैविक कारक, जैविक कारक, दोनों या फिर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन? आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, क्योंकि पर्यावरण में जैविक और अजैविक यानी एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर शामिल होते हैं। अब जैविक अजैविक क्या होते हैं? तो जैविक कारक क्या होते हैं? इसमें पर्यावरण के सारे जीवित कारक आते हैं,
जैविक में इसमें सारे जीवित कारक आएंगे। अब जीवित कारक में क्या, जैसे पौधे हो गए, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सारे किस में आएंगे, जैविक कारक में आएंगे। और अजैविक कारक में क्या आएंगे, इसमें सारे निर्जीव कारक आएंगे, निर्जीव घटक जो हैं वो आएंगे इसमें। अब निर्जीव घटक में क्या क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश, जल, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, ये सारे किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में या निर्जीव घटक में आ जाएंगे। तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित होते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, राइजोबियम एक प्रकार का डेड डैश है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु या फिर मृतोपजीवी जीवाणु। तो राइजोबियम क्या है, एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। अब सहजीवी क्या होते हैं, जब दो पौधे या जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ देते हैं, साथ साथ रहते हैं, चाहे पौधे हों या फिर जीव हों, साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे लाइकेन है, लाइकेन ये एल्गी और फंगस की जोड़ी को लाइकेन कहा जाता है। एल्गी क्या करता है, एल्गी फंगी को भोजन देता है। ये एल्गी और फंगस की जोड़ी होती है। एल्गी फंगस को भोजन देता है, अब फंगस क्या करता है, एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, सुरक्षा देता है और साथ ही खनिज लवण देता है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे पे भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अमृतोपजीवी क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों पे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। सड़े गले पदार्थ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट या फिर कैल्साइट। आंसर क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंदक नाभिकीय संयंत्रों में क्यों प्रयोग किया जाता है। जो मंदक है, मंदक नाम से ही क्लियर है, जो क्रिया को धीमी करे, रोके नहीं, क्रिया को धीमी करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदक बोलते हैं। अब मंदक नाभिकीय संयंत्रों में क्यों प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए, न्यूट्रॉन को त्वरित यानी फास्ट करने के लिए, न्यूट्रॉन को रोकने के लिए, फिर न्यूट्रॉन को ऊष्मा देने के लिए। तो मंदक नाम से ही क्लियर है, मंदक नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक साबुन का विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर कोई नहीं। तो साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। साबुन हमेशा क्षारीय ही होता है। अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। दूसरा है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तीसरा है, ईस्ट केवल वायु की उपस्थिति में ही जीवित रह सकता है। और चौथा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह श्वसन दर कहलाती है। तो इसमें नहीं पूछा है कि मानव के
श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या होगा? ईस्ट केवल वायु की उपस्थिति में ही जीवित रह सकता है, यही सही नहीं है। बाकी जब ऑक्सीजन का उपयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के उपयोग से, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो उसको वायवीय श्वसन कहेंगे। और जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है यानी सांस लेता है, उसको रेस्पायरेटरी रेट या श्वसन दर कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? यानी इनमें चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही नहीं है? ईस्ट केवल वायु की उपस्थिति में ही जीवित रह सकता है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों के जड़ों का नहीं है? जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं, ये तो है, इसमें भी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा प्रश्न को, इसमें भी नहीं पूछा है कि पौधों के जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है। तो जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं, ये तो है, जड़ें मिट्टी से पानी सोखने का काम करती हैं और फिर जाइलम के थ्रू पानी यानी वाटर और मिनरल को पत्तियों तक, ब्रांच तक पहुंचाती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी से में मजबूती से रहने में मदद करती हैं, हाँ, मिट्टी को बांध के रखती हैं जिससे पौधे स्टेबल रह सकते हैं। जड़ें मनुष्य द्वारा खाई जाती हैं, ये भी सही है, बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं जो मनुष्य द्वारा खाई जाती हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? जड़ें क्लोरोफिल का भंडारण करती हैं ना, ये गलत है, क्योंकि जड़ों का काम क्लोरोफिल का भंडारण का नहीं है, ये पत्तियां करती हैं। पत्तियां क्लोरोफिल को इकट्ठा करती हैं, क्लोरोफिल का भंडारण करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर या फिर टेलीटेक्टर? तो किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब स्पीडोमीटर क्या करता है? ये वाहन की तत्कालिक गति को मापता है। जब भी कोई गाड़ी या कोई वाहन चल रहा होता है तो वाहन की जो प्रेजेंट की स्पीड है यानी करंट स्पीड को मापता है। कौन? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। और एमीटर का काम क्या है? इसका काम क्या है? ये सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को मापने का काम करता है, यानी विद्युत धारा की मात्रा को मापता है। कौन? एमीटर। जो सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं उनकी मात्रा को मापता है। अगला प्रश्न है, ये रिपीट हो गया है, मानव में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम या फिर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगला प्रश्न है,
गुप्त ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह किसी पदार्थ के तापमान को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, या किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, या किसी पदार्थ के दबाव को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, या फिर यह किसी पदार्थ के आयतन को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब कोई वस्तु पदार्थ अवस्था परिवर्तन कर रहा होता है, यानी जैसे बर्फ है, बर्फ जब यह लिक्विड में यानी पानी में बदलती है, जब पानी में बदलती है तो जो अवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पे जब बर्फ सॉलिड से लिक्विड में गई तो अवस्था परिवर्तन हुआ, यानी स्टेट चेंज हुआ। तो जो स्टेट चेंज के लिए अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज के लिए जो भी हीट की ज़रूरत पड़ती है, जो भी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। जैसे वाटर को अब पानी गर्म हो रहा, गर्म होते होते वो उबलेगा, पर उबल के भाप बनने के लिए जो भी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट बोला जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही होंगे, उसको टारगेट करके ही बनाए जाएंगे। तो ये जो जितने भी PYQ सीरीज चल रही है और संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इनको देखना ना भूलें, क्योंकि इनसे डायरेक्ट या फिर इनके आसपास से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करके ही जाएं और साथ साथ ही अपने सिलेबस को ही इसको लेके चलें और प्रैक्टिस करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।